नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वह पहुंच चुका है मुग़ल साम्राज्य तक और हम लोगों ने जो कल आखिरी बात की है वो बात हुई है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही शाहजहाँ अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी घोषित करेगा, यानी दारा शिकोह जैसे ही उत्तराधिकारी घोषित किया गया शाहजहाँ के द्वारा, इसके चारों बेटों के ही बीच बैटल ऑफ सक्सेसरशिप शुरुआत हुई, यानी उत्तराधिकारी का युद्ध शुरुआत हुआ। और इसी युद्ध में हम लोगों ने 5 युद्धों को पढ़ा था और समझा था कि कौन से इंपॉर्टेंट सवाल इनसे बनते हैं। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से उसे ज़रूर देखें। और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि शाहजहाँ के बाद अगला मुग़ल बादशाह कौन बनेगा, अगला मुग़ल बादशाह ही बनेगा औरंगजेब। बस आज हम लोग को दोस्तों औरंगजेब के ही ऊपर बात करनी है और देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट सवाल औरंगजेब के ऊपर बनते हैं। जैसे ही औरंगजेब की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ आपको दिमाग में आनी चाहिए, जो इसका जो समय काल रहा जिसके अंदर ये शासक बन के, बादशाह बन के मुग़ल साम्राज्य में रूल किया, वह था 1658 से 1707। और औरंगजेब का जो पूरा नाम है दोस्तों वह है औरंगजेब आलमगीर। और इसी औरंगजेब आलमगीर को जाना जाता है दोस्तों जिंदा पीर के नाम से। किस नाम से? जिंदा पीर के नाम से। और अगर इसका सवाल आए कभी कि इसका जन्म कब हुआ, तो आपको बोलना है 1618 में हुआ। और कहाँ हुआ? दोहद, उज्जैन में हुआ। और ये बहुत ही बड़ा फॉलोअर हुआ करता था दोस्तों कुरान शरीफ का। कुरान शरीफ का बहुत बड़ा फॉलोअर हुआ करता था। उसकी हर बातों, कुरान शरीफ की हर बातों को ये माना करता था। और साथ में ये सुन्नी इस्लाम धर्म का व्यक्ति हुआ करता था। यानी ये जो अपनी शासन चलाएगा वह इन्हीं दोनों चीज़ों के आधार पे चलाएगा, ठीक है। जो कुरान शरीफ और सुन्नी इस्लाम धर्म के ही आधार पे ये चीज़ों को चलाएगा, इस बात को आपको याद रखना है। और इसका जो निकाह होगा, यानी ये जो शादी होगी इसकी, वह होगी 1637 में। और किससे होगी? दिलरास बानो बेगम से। बस यहीं से आपके सवालों का सिलसिला शुरू हो गया दोस्तों। और आपको देखना है कि कैसे सवाल बनते हैं और कैसे चीज़ों को आपको याद रखना है। दिलरास बानो बेगम को ही जाना जाता है दोस्तों राबिया बीबी के भी नाम से। और इसी राबिया बीबी और औरंगजेब आलमगीर की एक संतान होगी जिसको हम लोग जानेंगे आजम शाह के नाम से, ठीक है। और जैसे ही जब दिलरास बानो बेगम की मृत्यु होगी, यही आजम शाह इन्हीं की याद में बनवाएगा और इन्हीं की मकबरा बनवाएगा, जिसको हम लोग जानते हैं टॉम्ब ऑफ बीबी, यानी बीबी के मकबरे के नाम से। और ये जो टॉम्ब ऑफ बीबी है दोस्तों, इसको सेकंड ताजमहल भी कहा जाता है, यानी दूसरा ताजमहल कहा गया। लेकिन एक सवाल यहाँ पे और आ जाता है कि बशूरत नक्ल ताजमहल की कौन सी है, तो आप बोलेंगे बीबी के मकबरे को बशूरत नक्ल कही गई है ताजमहल की। इतनी बातों को आपको याद रखना है। और अगर पूछ लिया जाए टॉम्ब ऑफ बीबी कहाँ पे है, तो आपको बोलना है दोस्तों ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल आ रहा होगा कि इसको बशूरत नक्ल ताजमहल की क्यों कही गई। जैसे ही इसकी माता की मृत्यु हुई, इसके दिमाग में आया कि मुझे मातृ प्रेम को दिखाने के लिए, मुझे अपनी माता के लिए जो भी लगाव था, जो भी प्रेम था, उसे दिखाने के लिए मुझे ताजमहल जैसी ही एक इमारत का निर्माण कराना चाहिए। इसी क्रम में दोस्तों आजम शाह ने बीबी के मकबरे का निर्माण कराने की शुरुआत भी की थी। लेकिन इत्तेफाक से कुछ बातें ऐसी हो गई जिसकी वजह से जितना ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता है ताजमहल, उतना ही ज़्यादा बदसूरत हुआ करता है बीबी का मकबरा। यानी ये सफल नहीं हो पाया और इसको माना गया बदसूरत नक्ल ताजमहल की। इतनी बातों को आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आता है कि ये कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसी को सेकंड ताजमहल भी कहते हैं। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों। अब आगे की कहानी पे बढ़ते हैं और वन लाइनर चीज़ों को देखते हैं जिनसे डायरेक्टली ही क्वेश्चन उठा के औरंगजेब से पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट शख्सियत है इतिहास की दृष्टि से, क्योंकि ये लास्ट मुगल बादशाह है या आखिरी मुगल बादशाह है मुगल साम्राज्य के अंदर। इसी वजह से इससे सवाल भी आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों और आपको जुड़े रहना है और पूरा वीडियो को देखना, स्किप नहीं करना है। अब चलिए इसी क्रम में आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ। ये पहला ऐसा बादशाह बना जिसने स्टार्टिंग किया धर्म परिवर्तन का, यानी इसके समय काल में धर्म परिवर्तन होने की प्रथा शुरुआत हो गई। अगर ये कभी सवाल आए कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसके समय काल में धर्म परिवर्तन होने लगा, तो आप बोलेंगे औरंगजेब आलमगीर था। ही स्टार्टेड
कास्टिज्म। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। धर्म परिवर्तन की प्रथा इसी ने शुरुआत की थी और इसी ने आखिरी बार मुगल साम्राज्य के अंदर प्रतिबंध लगाया। किसके ऊपर? प्रतिबंध को इंग्लिश में ही कहते हैं दोस्तों प्रोहिबिटेड कंजप्शन ऑफ टोबैको एंड लिकर। यानी ये एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने आखिरी बार तंबाकू और शराब के सेवन के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आते हैं सवाल यहाँ से डायरेक्टली ऐसे ही उठा के पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग आगे की कड़ी पे जोड़ते हैं और देखते हैं और क्या होगा। ये जो एक ऐसा और बादशाह बना जिसने प्रोहिबिटेड यानी ये प्रतिबंधित किया गैम्बलिंग को, प्रोहिबिटेड गैम्बलिंग, और गैम्बलिंग को ही हिंदी में कहा जाता है जुआ। और इसी क्रम में दोस्तों एक चीज़ और अगर पूछ ली जाए तो आप बोलेंगे ये एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने 2 फेस्टिवल के ऊपर बैन लगा दिया था। ये कहा था कि मेरे साम्राज्य के जितने भी लोग हैं वह ये 2 फेस्टिवल नहीं मनाएंगे। सबसे पहला जो फेस्टिवल है वह है मुहर्रम। और मुहर्रम कौन मनाया करते हैं? मुहर्रम आपको पता है दोस्तों, शिया इस्लाम धर्म के लोग मनाया करते हैं। एक मातम का त्यौहार होता है इनके लिए। क्या होता है, इन सब बातों की हम लोगों ने चर्चा की है इस्लाम धर्म वाले वीडियो में। नहीं देखा है आपने तो उसे आप ज़रूर देख लें। और इसने नवरोज़ के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया उसे भी। अब नवरोज़ क्या हुआ करता था? नवरोज़ हुआ करता था दोस्तों पर्शियन लोगों का न्यू ईयर। ठीक है, पर्शियन लोगों के न्यू ईयर यानी फारसी लोग जो अपना नया साल मनाते हैं जिस दिन के दिन, उसी नौरोज़ को भी इसने बंद कर दिया। और ये भी बोला कि मुहर्रम भी आज से मेरे साम्राज्य के अंदर नहीं मनाया जाएगा। ये सवाल आता है और इसी तरह आता है, आपको चीज़ों को याद रखना है और आगे की कड़ी पे जुड़ना है। बस इसी क्रम में दोस्तों इसने फिर आगे क्या किया, 1662 में 1662 में इसने दास प्रथा के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया, यानी ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी। दास प्रथा को इंग्लिश में स्लेवरी कहते हैं। फिर 1663 में दोस्तों इसने सती सिस्टम के ऊपर रोक लगा दी। सती सिस्टम क्या है, इस बात की हम लोगों ने चर्चा की थी। सती सिस्टम के भी ऊपर इसने 1663 में रोक लगाई, प्रोहिबिटेड किया। और फिर ये आगे चल के 1664 में ये फिर से शुरुआत कर दिया किसकी, जजिया की और पिलग्रिमेज टैक्स की। आप सबको पता है कि जब हम लोग अकबर वाले लेक्चर में बात कर रहे थे तो जजिया और पिलग्रिमेज अकबर के द्वारा यानी जलालुद्दीन मोहम्मद के द्वारा क्या किया गया था, हटा दिया गया था। इसी कारण से जलालुद्दीन मोहम्मद को उसके साम्राज्य के लोग यानी उसके सिटीजन खुश होकर उसे अकबर की उपाधि दिए थे, टाइटल दिए थे। इसी वजह से उसका पूरा नाम लिखा जाता है दोस्तों जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इतनी बातों को हम लोगों ने देखा था। जो वह हटाया था, जजिया क्या होता था, जजिया एक कर हुआ करता था, एक टैक्स हुआ करता था जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था। किसके ऊपर लगता था? नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था। और पिलग्रिमेज टैक्स को ही हिंदी में कहा जाता था दोस्तों तीर्थ यात्रा कर, यानी तीर्थ यात्रा पे अगर आप जा रहे हैं तो आपको कर देना पड़ेगा। इतनी बातों को आपको याद रखना है और याद रखना है कौन कौन सी चीज़ों पे इसमें प्रतिबंध लगाया था। इसी तरीके से हूबहू आपके सामने सवाल देखने को मिलते ही रहते हैं। अब हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे क्या हुआ। इसने बैन लगाया दोस्तों प्रिंटिंग के ऊपर। और किस चीज़ के प्रिंटिंग के ऊपर आपको याद रखना है, अभी तक जितने भी सिक्के मुगल साम्राज्य में बनाए जा रहे थे, मुगल साम्राज्य में दिए जा रहे थे, उन सिक्कों के ऊपर क्या रह रहा था, कलमा रह रहा था, कलमा लिखा रह रहा था। तो इसने कहा कि कलमा को आज के बाद सिक्कों के ऊपर नहीं लिखा जाएगा। मतलब क्या है, कलमा क्या होता है, इस बात की हम लोगों ने चर्चा इस्लाम धर्म वाले वीडियो में की थी दोस्तों। तो कलमा में आपको इतनी बात याद रखनी है, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे हल्की सी बात, पूरा डिटेल पे हम लोग नहीं जाएंगे, बस आपको रिकॉग्नाइज कराने के लिए आपको मैं रिपीट करके फिर से बताता हूँ। ये पवित्र शब्द हुआ करते हैं इस्लाम धर्म के, यानी इस्लाम धर्म में पवित्र शब्द ही क्या कहलाते हैं, कलमा कहलाते हैं। और उसी कलमे को अभी तक सिक्कों पे लिखा जा रहा था। औरंगजेब के दिमाग में ये आया कि इतनी पाक चीज़ जो लिखी जा रही है वह कहीं ना कहीं जेब में दबी रह रही है, इधर उधर फेंक दी जा रही है, सिक्के गिर जा रहे हैं, तो इससे कलमा की तौहीन हो रही है। यानी इसके दिमाग में आया कि अब आज के बाद सिक्कों के ऊपर कलमा नहीं लिखा जाएगा। तो ही बैन प्रिंटिंग ऑफ कलमा ऑन कॉइन्स, यानी इसने कलमा की रोक लगा दी जो सिक्कों पे लिखा जा रहा था अभी तक। ही बैन प्रिंटिंग ऑफ कलमा ऑन कॉइन्स। इतनी बातों को आपको याद रखना है दोस्तों, इतनी चीज़ों पे इसने रोक लगाई थी। और ये सब के सब इम्पॉर्टेंट सवाल आपके सामने बन के आते हैं, कहीं ना कहीं आपको तमाम एग्जामों में दिखेंगे जहाँ भी इतिहास आता है। आपको चीज़ों को याद रखना है, कैसे याद रखना है मैंने अभी बताया। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों और आप
इस चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं। जितनी इसमें बैन लगाया था सब हमने एक जगह पे बात कर लिया है, और जो 3 चीज़ें जो भी आएंगी सामने, उन चीज़ों को हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखते ही रहेंगे। अब हुआ क्या, अभी तक तो इतनी बात हुई इनकी बैन की और प्रतिबंध जो इसने लगाए, और ये सब जो स्टार्टिंग किया जजिया लेना और पिलग्रिमेज टैक्स, इन सब बातों को हम लोगों ने देखा। अब इसी क्रम में हुआ क्या, लूट की गई। किसके द्वारा लूट की गई? छत्रपति शिवाजी द्वारा। 1664 में हुई दोस्तों फर्स्ट लूट ऑफ सूरत। पूछा जाए सूरत को पहली बार कब लूटा गया, तो आप बोलेंगे 1664 में लूटा गया। और किसके द्वारा लूटा गया, अगर ये सवाल आ जाए तो आपको बोलना है दोस्तों छत्रपति शिवाजी के द्वारा। छत्रपति शिवाजी ने पहली लूट मचाई थी, किसके ऊपर? सूरत के ऊपर। और सूरत के ऊपर क्यों लूट की गई थी छत्रपति शिवाजी के द्वारा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि सूरत मेन बंदरगाह हुआ करता था, प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था मुगल साम्राज्य का। और आप सबको इस बात की जानकारी है कि जो बंदरगाह होता है, उसी बंदरगाह से जितने भी व्यापार होते हैं वह किए जाते हैं। यानी इस देश से, यानी अपने देश से विदेश में, और विदेश से अपने देश में, यानी हिंदुस्तान से बाहर के देशों में जितने भी व्यापार किए जा रहे थे, जितने भी सामान आ रहे थे, आवागमन चीज़ों की हो रही थी, इंसानों की हो रही थी, वह कहाँ पे हो रही थी? सबसे प्रमुख बंदरगाह मुगल साम्राज्य का कौन हुआ करता था? सूरत हुआ करता था। इसी नीति के साथ छत्रपति शिवाजी ने आक्रमण किया सूरत के ऊपर और वहाँ पे लूट मचाई। ये सोचा कि यहाँ पे अगर लूटा जाएगा तो ज़्यादा धनकोष और ज़्यादा चीज़ें अपने कब्जे में आएगी, और इससे क्या होगा, मुगल साम्राज्य का जितना भी विस्तार हो रहा है, जो तेज़ी से विस्तार हो रहा है, वह कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में आ जाएगा। इसी नीति के साथ छत्रपति शिवाजी ने सूरत के ऊपर पहली लूट मचाई थी दोस्तों। अब हुआ क्या, इस बात की जानकारी औरंगजेब को हुई, और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए इसने 1665 में अपने सेनापति, जिसका नाम था जय सिंह, को आदेश दिया और ये कहा कि तुम जाओ और छत्रपति शिवाजी के ऊपर अटैक करो, आक्रमण करो। और जय सिंह इसी क्रम में निकला और अटैक हुआ छत्रपति शिवाजी के ऊपर। अब जब अटैक हुआ दोस्तों, तो इसी के परिमाण स्वरूप 1665 में ही एक संधि की गई। किसके किसके बीच? जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच, जिस संधि को हम लोग जानते हैं दोस्तों ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से। यानी संधि हुई पुरंदर की, संधि पुरंदर की हुई। और इस संधि में क्या प्रस्ताव रखा गया, किस बात पर निर्णय लिया गया, किस बात पर संधि की गई? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि जय सिंह और छत्रपति शिवाजी के बीच ये बात हुई। जय सिंह ने ये प्रस्ताव रखा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, मेरी ये 2 शर्तें हैं। 2 शर्तों में पहली शर्त ये थी कि आपको क्या करना है, जितने भी पोर्ट, जितने भी बंदरगाहों के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया है, उसे आप वापस किसे कर दें? औरंगजेब को कर दें। और साथ में आपसे एक और दरखास्त है कि आप मेरे साथ कहाँ चल चलें? औरंगजेब के दरबार में एक बार चल चलें। छत्रपति शिवाजी कहे कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता हूँ। और इसी क्रम में दोस्तों छत्रपति शिवाजी और इन्हीं के बेटे, जिनका नाम हुआ करता है शांभाजी, दोनों लोग निकल पड़े किसके दरबार की तरफ? औरंगजेब के दरबार की तरफ। और साथ में कौन था? जय सिंह था। लेकिन औरंगजेब किसी का सगा तो था नहीं, जब ये अपनों का नहीं सगा था तो ये गैरों का सगा क्या होता? बस 100 की सीधी बात इतनी है दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी और संभाजी जैसे ही दोनों लोग पहुंचे कोर्ट में, इसके दरबार में औरंगजेब के, इन दोनों को क्या किया गया? कैदी बना लिया गया, यानी बंदी बना लिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। और जैसे ही ये बंदी बनाए गए, ये अंदर अपना रहे और अंदर ही नीति बनाते रहे कि कैसे हमें बाहर निकलना है इस कैद से। और ये पूछा जाता है कि ये जो कैदी बनाए गए थे, जो ये नज़रबंद किए गए थे, ये कहाँ पे किए गए थे? औरंगजेब के द्वारा। तो आपको जवाब देना है दोस्तों, जयपुर भवन में किए गए थे। और ये जयपुर जो भवन है ये कहाँ पे हुआ करता है? आप बोलेंगे आगरा के। यानी जयपुर भवन आगरा में छत्रपति शिवाजी को और उन्हीं के बेटे संभाजी, दोनों लोगों को औरंगजेब के द्वारा नज़रबंद किया गया था। कहाँ पे? जयपुर भवन आगरा में। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसी में इन दोनों ने रणनीति बनाना शुरुआत की और 1.5 साल बाद ये सफल हुए मुगल साम्राज्य की चंगुल से बाहर निकलने में। यानी यहाँ से ये सफल हो गए भागने में। और जैसे ही ये बाहर पहुँचे दोस्तों, इन्होंने फिर से अपना अगला आक्रमण किया, जिसको हम लोग जानते हैं सेकेंड लूट ऑफ सूरत के नाम से। सेकेंड
लूट ऑफ सूरत के नाम से। और जो सेकंड लूट ऑफ सूरत हुआ दोस्तों, ये कब हुआ? 1670 में हुआ, 1670 में हुआ, 1670 में हुआ। इस बात की आपको याद रखनी। अब आगे क्या हुआ कि क्या औरंगजेब वहीं पे शांत हो गया? इन सब बातों को दोस्तों हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कौन से और इम्पोर्टेंट सवाल इनसे बनते हैं। बस इसी के साथ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ें और ज़्यादा लाभ उठाएं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आज की वीडियो को विराम देता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।